चलो भाई, आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेस हुआ करती थी। मैग्नेटिज्म हमारे पास सिर्फ लिमिटेड था परमानेंट मैग्नेट्स तक। हमें नहीं मालूम था कि करंट से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट्स किए 1820 में और उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि उसने क्या किया। उसने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड से जो है एक वर्टिकल वायर को, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें एक होल कर दिया, उसमें से एक लॉन्ग वर्टिकल वायर को पास करा दिया और इस लॉन्ग वर्टिकल वायर में उसने करंट पास कराया। अब उसने क्या किया, कार्डबोर्ड के ऊपर कंपास नीडल रखी, वायर इस तरह से है, उसने कंपास नीडल रखी तो उसने देखा कि जब करंट फ्लो करता है तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। ये इंडिकेट करने के लिए कि आसपास कोई सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है या कोई चीज है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये तभी होता था जब करंट फ्लो करता था इस वायर से, तो इसका मतलब है कि ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। He further found कि अगर करंट सपोज ऐसे फ्लो कर रहा है अपवर्ड और उसने एक पॉइंट ले लिया, वहां पे कंपास नीडल को प्लेस कर दिया, नीडल उस पॉइंट पे किसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगी, उसने वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। जो करंट ऊपर फ्लो कर रहा था वही करंट उसने नीचे की तरफ फ्लो कराना शुरू कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही फ्लो हुआ तो पी पॉइंट पे नीडल पहले जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती थी अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करने लगी। इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये उसने वायर के आसपास के ढेर सारे पॉइंट्स पे रख करके दिखाया कि जब करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है तो डिफ्लेक्शन इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एज सून एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल also gets reversed, indicating that with the reversal of the direction of the electric current, the direction of the magnetic field also gets reversed. ठीक है, तो ये ऑरस्टेड को एक चीज मालूम चली। दूसरी चीज ऑरस्टेड ने क्या किया, वायर से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी कार्डबोर्ड पे। अब इस लाइन पे एक पॉइंट पे उसने कंपास नीडल को रखा तो कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। उसने इसी लाइन पे किसी दूसरे पॉइंट पे अवे फ्रॉम द वायर, थोड़ी वायर से ज्यादा दूर जाकर के कंपास नीडल को रखा, डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में था लेकिन कंपैरेटिवली पहले से कम था और वो और आगे ले गया तो डिफ्लेक्शन फिर क्या हुआ, था तो उसी डायरेक्शन में पर पहले से कुछ कम था। तो इसका मतलब है अगर हम वायर के परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर लाइन पे फील्ड हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे फील्ड वीक होती जाएगी, डिफ्लेक्शन कम हो रहा था, इसका मतलब है मैग्नेटिज्म वीक हो रहा था। तो एक चीज उसको ये मालूम चल गई। इसके बाद उसने देखा कि अगर करंट की स्ट्रेंथ कम ज्यादा की जाए तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अगर हम करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है उसी पॉइंट पे प्रेजेंट नीडल का, और करंट की स्ट्रेंथ अगर कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। यानी कि करंट के बढ़ने से हर पॉइंट पे फील्ड बढ़ेगी और करंट कम होने से हर पॉइंट पे फील्ड कम होगी। तो यहाँ पे ऑरस्टेड ने हमें कुछ बातें बता दी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके नियर बाय सराउंडिंग रीजन में वो कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। एक्चुअली में वो कंडक्टर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाला चार्ज या करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर के नियर बाय रीजन में, जो कंडक्टर उस करंट को कैरी कर रहा है। और कंडक्टर के ऑपोजिट साइड की बात मैंने शायद नहीं बताई, अगर बताई भी तो फिर से बोल देता हूं। उसने मान लो एक नीडल यहां पे रखी और नीडल का डिफ्लेक्शन उसे मिला, करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो नीडल का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो गया। लेकिन अगर नीडल को वो ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दिया उसने, ये लाइन बना दी परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर, हमने इस पॉइंट पे रखा हमने नीडल को, तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकला, दूसरे साइड पे आ गए तो ऑपोजिट डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन हो गया। तो उसने ये भी कंक्लूड किया कि नीडल के ऑपोजिट साइड्स पे फील्ड जो है वो ऑपोजिटली डायरेक्टेड होती है।
तो वो अब देखते हैं एक बार शॉर्ट में कि ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले। सबसे पहला कंक्लूजन था कि जब करंट फ्लो करेगा तो करंट कैरिंग कंडक्टर के नियर बाय रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दूसरा था करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तीसरा था करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये तो मालूम चल गया बढ़ जाएगी, पर कितनी बढ़ जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये नहीं पता था यहां पे, ठीक है। कंडक्टर के ऑपोजिट साइड्स पे फील्ड ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगी, ठीक। तो ये मेजर पॉइंट्स हो गए जो ऑरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कवर किए। देन व्हाट ही डिड कि इसी कार्डबोर्ड पे उसने आयरन फाइलिंग्स डाल दी, वायर के चारों तरफ ऐसे आयरन फाइलिंग को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अब करंट फ्लो कराया उसने और इस कार्डबोर्ड के ऊपर टैपिंग की, टप टप, ठीक है ना, ऐसे टैप किया। जब टैपिंग की तो आयरन फाइलिंग उछली। जब वो उछली और वापस उसने अपने को अरेंज किया तो देखा कि उस फाइलिंग ने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में भी एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली, जो वायर के पास के रीजन में थे उसमें आयरन फाइलिंग्स ज्यादा थी, उनकी डेंसिटी ज्यादा थी। जैसे जैसे हम दूर जाने लगे सर्कल्स तो बने थे लेकिन आयरन फाइलिंग्स की क्वांटिटी उसमें कम हो रही थी। तो ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स के बाद, इस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद हमें यह मालूम चल गया कि देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और तुरंत ही एक नया क्वेश्चन भी अराइज कर गया, अगर करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है? ये उसी दिन का क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। एनीहाउ अभी इसी में बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि ये फील्ड कैलकुलेट कैसी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कैसे डिपेंड करेगी, ये सारी चीजों का कंक्लूजन निकालना बाकी था। तो उस समय के जो एमिनेंट साइंटिस्ट थे दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और सफलता मिली। सबसे पहले इसमें मान लो दो लोगों को, जिन्होंने जो फ्रांस को बिलोंग करने वाले थे, फ्रेंच पीपल थे, बायोट एंड सवर्ट। तो बायोट एंड सवर्ट को पहली सफलता मिली। उन्होंने एक लॉ दिया जिस लॉ के बेसिस पे हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कंक्लूड कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। उनके लॉ को समझने से पहले हम कुछ चीजें देख लें। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है इन विच करंट इज फ्लोइंग, आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, इस कंडक्टर में से जा रहा है। अगर इस कंडक्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हर पार्ट एक करंट एलिमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने सपोज ये एक छोटा पार्ट ले लिया यहां से यहां तक, इतना पार्ट मोर और लेस एक स्ट्रेट वायर है, ये एक करंट एलिमेंट हो गया हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं यहां पे ले लूं एक पार्ट, तो ये एक और करंट एलिमेंट हो गया। इतना पोर्शन हमारे पास, एक करंट एलिमेंट ये है, एक करंट एलिमेंट ये है। ऐसे ही अगर मैं यहां पे ले लूं तो एक करंट एलिमेंट ये है। तो ऐसे जो छोटे छोटे पार्ट्स लोग हैं उन्हें हम करंट एलिमेंट्स ऑफ द कंडक्टर कहेंगे। करंट एलिमेंट को वेक्टर फॉर्म में देखना है हमें कि वो एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। अब तक हम क्या करते थे, लीनियर एलिमेंट्स लेते थे तो सिर्फ डीएल लिख देते थे, लेकिन अब की हमारे को इस लीनियर एलिमेंट को लेना तो है डीएल, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लेना, यानी कि डीएल वेक्टर लेना है, तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो कहा गया जो डायरेक्शन होगी करंट एलिमेंट की वो डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी करंट की डायरेक्शन में। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर में करंट का फ्लो ये हुआ, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इसमें क्या हुआ, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। इसमें क्या हुआ, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। यानी कि कंडक्टर पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जिस पॉइंट पे आप डीएल ले रहे हैं उस जगह पे आप कंडक्टर के ऊपर, वायर के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। वो टेंजेंट जो है करंट की डायरेक्शन में, करंट की सेंस में डायरेक्शन देगी उस करंट कैरिंग एलिमेंट की, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे हम इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहेंगे तो हम पूरी वायर की वजह से एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। हमें बायोट-सवर्ट ने
कंडक्टर के छोटे छोटे पार्ट्स की वजह से फील्ड निकालना बताया कि कैसे निकलेगा, यानी कि अगर ये एलिमेंट ले लेते हैं तो इसकी वजह से फील्ड कैसे निकलेगी हमारे पास। तो उसने क्या कहा, उसने एक और चीज डिफाइन की, पोजीशन वेक्टर का जो पॉइंट है उसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पूरा कंडक्टर तो वो कंसिडर कर नहीं रहा, सपोज वो सिर्फ ये पार्ट कंसिडर कर रहा है, ओनली दिस पार्ट इज इनटू कंसिडरेशन। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो पॉइंट होगा, उसके जो पोजीशन डिफाइन करने वाला वेक्टर होगा वो किसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन डिफाइन करेगा, इस एलिमेंट के। अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं P और एलिमेंट मेरा ये है, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत छोटा है, आप चाहे इस एंड से इसकी पोजीशन डिफाइन कर दीजिए, चाहे इस एंड से डिफाइन कर दीजिए, चाहे इसके सेंटर से डिफाइन कर दीजिए, सारी पोजीशन वेक्टर्स एक ही माने जाएंगे सिंस दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल। तो ये जो वेक्टर ड्रॉ किया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। P पॉइंट का, तो चलो इसे मैं, या इसे पॉइंट नंबर 1 कह देता हूं अभी, तो ये R1 वेक्टर हो गया। P पॉइंट 1 फर्स्ट पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करता हुआ। सपोज अब मैं यही जो है इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, सेकंड पॉइंट पे, इसी एलिमेंट की वजह से फील्ड यहां पे, तो मेरे लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R2। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, उस पॉइंट की पोजीशन डिफाइन करने वाला वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट, जिस पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि हमने दो चीजें समझ ली, एक करंट एलिमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो समझ ली हमने। तो अब हम जो है बायोट-सावर्ट लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि बायोट-सावर्ट ने जो लॉ दिया वो लॉ क्या था। सपोज दिस इज अ कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग एज मार्क्ड बाय द एरो। हमने इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। हम बायोट-सावर्ट लॉ ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, इसे स्मॉल एलिमेंट ही मानिएगा, फिगर की क्लियरिटी के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन आप इसे स्मॉल एलिमेंट मानिएगा। इस एलिमेंट का नाम मान लो M N है। यहां पे वो पॉइंट P है जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को समझना चाहते हैं कि वो कैलकुलेट कैसे की जाएगी, और ये पोजीशन वेक्टर R है। तो बायोट-सावर्ट ने कहा कि इस एलिमेंट की वजह से Mn, जिसकी लेंथ आप मान लो dl है, इसकी लेंथ हम कितनी मान रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस लेंथ टू बी dl। ये इस तरह से हो गया आपके पास लेंथ dl, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी मैं यहां पे मार्क कर दे रहा हूं, इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ये पोर्शन क्योंकि स्ट्रेट ही है तो मेरे को टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कर्व पे लिया होता तो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता। तो ये dl की डायरेक्शन है, ये एंगल है थीटा, किसके किसके बीच में, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में। अब मान लो यहां पे जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ dv है, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट द फील्ड एट पॉइंट P इज dv। तो बायोट-सावर्ट ने कहा कि ये फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द एलिमेंट होगी। देखो अरिस्टोटल ने कंक्लूड किया था करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि कैसे बढ़ेगी, प्रोपोर्शन में बढ़ेगी या प्रोपोर्शन में नहीं। यार कंक्लूड हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज क्लियर हो गई कि पावर 1 पे ही डिपेंडेंट है। हो सकता है बढ़ती हो पावर हाफ पे डिपेंडेंट, हो सकता है बढ़ती हो स्क्वायर पे डिपेंडेंट होती, लेकिन वहां पे क्लियरिटी नहीं थी अरिस्टोटल के टाइम पे। लेकिन बायोट-सावर्ट लॉ ने बड़ी क्लियरली हमारे को बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट एट द कंसर्न पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। ठीक है। दूसरी चीज जो है dv is directly proportional to length dl। dl लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी बड़ी dl लेंथ होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास फील्ड की भी स्ट्रेंथ होगी। तीसरी चीज है dv is directly proportional to sin थीटा।
थीटा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन, थीटा क्या है यहां पे? थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, इन दोनों के बीच का। और डीवी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, यानी कि यहां से यहां तक की जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इन सबको कंबाइन करें अभी हम, तो डीवी प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आता है। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो इसी को लिख देते हैं dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला हुआ हमारे पास। यहां पे म्यू नॉट जो है, इस म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, यह है परमिएबिलिटी। आप पढ़ते हो ना, ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, फुली परमिएबल है, इम्परमिएबल है, उसी तरह का टर्म है कि कितनी परमिएबल है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। तो उसकी परमिएबिलिटी का एक मेजरमेंट जो है वो परमिएबिलिटी है। और हम अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं, कोई मीडियम नहीं है वहां पे, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। कोई मीडियम आएगा तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। तो म्यू नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 4 पाई आप समझ ही रहे हैं कि एक नंबर है, इट इज अ कांस्टेंट। अब बात करते हैं एक बार म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, उससे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट क्या होंगे हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसे मेजर जिस यूनिट में कर रहे हैं उस एसआई यूनिट का नाम क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एसआई यूनिट हम यूज करते हैं वो टेस्ला है। टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, एक और हम एसआई यूनिट के रूप में इसका यूनिट यूज करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज है। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट जो है दैट इज गॉस, कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। सीजीएस यूनिट गॉस है। 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है और इक्वल्स टू 10⁴ गॉस है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम समझे म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा। अब आप देख रहे हो, इसका यूनिट अगर मैं लूं वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर उधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो वेबर रह जाएगा। अब डीएल नीचे लेकर जाऊंगा तो वेबर पर मीटर हो जाएगा। अब एम्पियर भी नीचे ले आऊंगा तो वेबर पर मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ऐसे ही आप टेस्ला के लिए भी कंक्लूड कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं एसआई सिस्टम में। म्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो यह है 4 × 10⁻⁻7 एसआई यूनिट्स। 4 × 10⁻7 4 पाई 4 × 10⁻⁷ एसआई यूनिट्स। जैसे एसआई यूनिट अभी आपको मैंने कंक्लूड कराया था वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ऐसे यहाँ पे आपने टेस्ला लिखा होता तो 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाता, 1 मीटर होता टेस्ला मीटर पर एम्पियर आता आपके पास। ठीक है ना, तो ये इसके एसआई यूनिट की वैल्यू हो गई। अब ये बायोट-सावर्ट ने लॉ दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो हम एक बार अलग से पहले डायरेक्शन की बात करते हैं और फिर से हम वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात करेंगे इसी लॉ को। तो पहले हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कंक्लूड करनी है वो समझते हैं। अब इससे पहले कि हम डायरेक्शन समझें, एक बार आपको लॉ फिर से स्टेट कर दूं, इस लॉ को लिखने का तरीका क्या होगा उसको समझ लें।
तो हम सबसे पहले बताएंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ इज अ लॉ विच डिफाइंस द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ नियर पॉइंट इज डिफाइंड बाय दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हम लॉ की कोई और स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ dB एट अ पॉइंट P, फिगर बना देंगे, डिपेंड्स अपॉन, पहला आ जाएगा हमारा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, फिर dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा भी हम बता देंगे क्या चीज है, DL उस कंडक्टर की लेंथ हो गई हमारे लिए, हम इतने ही कंडक्टर की वजह से फील्ड निकाल रहे हैं। फिर dV इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो गया, r भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो चीजें आप लिख देंगे। तो इतनी चीजें जो आप लिखोगे और उसके बाद कंबाइन करके ये निकालोगे तो यही आपका लॉ होगा। यानी कि आपको कोई स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इस लॉ की तरह में, यही मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आपका बायोट-सावर्ट लॉ कहलाएगा। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी होगी। तो इसके लिए बहुत ढेर सारे लॉज हैं हमारे पास, लेकिन हम उनमें से सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे और उसी को यूज करेंगे और उसी को समझना है हमारे को, ताकि हम उसे अच्छे से यूज कर सकें। अब इस लॉ का नाम है राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, मैंने कहा बहुत ढेर सारे लॉज हैं, इसमें एक कॉमन है स्नो रूल, या जिसे एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहा जाता है। एक और बहुत कॉमन लॉ है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहा जाता है, जिसे मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल कहा जाता है। हम उनको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ राइट हैंड थंब रूल समझेंगे कि क्या है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो आप इमेजिन कर लो कि वो कंडक्टर आपके राइट हैंड में है। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया मेरे राइट हैंड में, लेकिन मेरे राइट हैंड का बाकी हाथ तो बंद है, पर क्या है, मेरा थंब ओपन है। मैंने थंब नहीं क्लोज करना है, ऐसे रखना है, थम्स अप। ठीक, और थंब की डायरेक्शन क्या होनी है, करंट की डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन हो गई करंट की डायरेक्शन। तो हमने कैसे होल्ड करना है कंडक्टर को, अपने हाथ में इमेजिन करना है। वी हैव टू इमेजिन द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड विद द थंब ओपन एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये ऐसे है और करंट इधर फ्लो कर रहा है तो मुझे इसको ऐसे पकड़ना होगा। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आई नीड टू होल्ड इट लाइक दिस। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई नीड टू होल्ड लाइक दिस। ठीक है ना, अब इसी कंडक्टर में अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो आई नीड टू होल्ड इट लाइक दिस। तो थंब शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। अब जो फिंगर्स की कर्लिंग है, करंट मान लीजिए फिर से एक बार वर्टिकली अपवर्ड फ्लो कर रहा है, ये थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये करंट की फिंगर्स जो है ना, अब पूरी क्लोज लूप बनेगा, ये सर्कुलर लूप बन जाएगा। तो ये जो सर्कुलर लूप बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने पढ़ी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का काम क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का काम था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का काम है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना। तो इस जो सर्कुलर लूप बना है, इस पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, और उस टेंजेंट में एरो किधर लगाएंगे, इन द सेंस ऑफ द कर्लिंग ऑफ द फिंगर। अब आप ऐसे कर रहे हो तो आप सर्कल कैसे बना रहे हो, आप सर्कल ऐसे बना रहे हो, ये हाथ ऐसे घूम रहा है ना आपका, तो सर्कल इस तरह से बना है इसके चारों तरफ। यानी कि इस पॉइंट पे निकालना है तो आप ऐसे सर्कल बना रहे थे, तो टेंजेंट इधर जाएगी। इस पॉइंट पे निकालना है तो इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर। देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ऑरेस्टेड ने बोला था कि कंडक्टर के ऑपोजिट साइड पे फील्ड ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगी, वो ये लॉ भी बता रहा है आपको। सर्कल ऐसे बना था, इस जगह पे टेंजेंट इधर आई थी, इस जगह पे टेंजेंट इधर चली जाएगी, क्योंकि इस तरफ फिंगर्स सर्कल कंप्लीट करने के लिए आप ऐसे गए थे, तो इस तरफ ऐसे जा रहे थे, ये हो गई डायरेक्शन, ऑपोजिट हो गई। इधर देखिए सर्कल इस तरह से बन रहा था, ये थी डायरेक्शन फील्ड की, और इधर क्या हो जाएगी ये, तो ऑपोजिटली साइड्स पे, ऑपोजिट पॉइंट्स पे, वायर के ऑपोजिट साइड्स पे फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, जो इस कंडक्टर के नियर बाय पॉइंट्स पे हमारे को फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की, मतलब नियर बाय पॉइंट्स पे फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैंने कहा फील्ड की स्ट्रेंथ, फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना, तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल बाय विच वी कैन कंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द करंट इन द कंडक्टर। अब आते हैं हम इसके वेक्टर फॉर्म में। पहले तो हम ये सोचें कि यहां पे फील्ड किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगी। अब हमने जो पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे
फील्ड कहां पे प्रेजेंट होगी, किस तरह से प्रेजेंट होगी। तो आप क्या करेंगे, आप इसको बहुत छोटा सा पार्ट लेके चलेंगे कंडक्टर का। ऐसी सिचुएशन है आपके पास, जैसे ये कंडक्टर इधर जा रहा है, तो ये सिचुएशन आपके पास यहाँ का पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि इस जगह पे ऐसे सोचो आपने होल्ड कर रखा है इसे, तो अब फील्ड तो ऐसे बनती है, लेकिन आपको ऐसे यहीं पे मिलेगा, तो ये सेंस तो यही रहेगा तो इनवर्ड ही। इधर का कोई भी रीजन होगा इस कंडक्टर का, उस पर फील्ड कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड होगी और इस साइड पे प्लेन में क्या होगी, फील्ड आउटवर्ड हो जाएगी, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली। अब इसको बात कर रहे थे हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। इसमें दो वेक्टर राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी हैं। एक हम जानते हैं dl दैट इज अ वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हमें पता है। दूसरा r इज अ वेक्टर। आप कह सकते हो सर वेक्टर तो है लेकिन उसका स्क्वायर कर दिया तो स्केलर हो गया, बिल्कुल ट्रू है, स्केलर हो गया। और वेक्टर होता भी तो डिवीजन नहीं कर सकते थे, वहां तो हमें उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है। लेकिन मैं उस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, इसी फॉर्मूले में उस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की बात करता हूँ। तो कैसे इंट्रोड्यूस किया मैंने, सबसे पहले तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड dv को वेक्टर फॉर्म में लिखा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज लिखा, I लिखा dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर किया, और या पहले स्केलर ही लेने देता हूं, dl लिखा dl इंटू r इंटू साइन थीटा, नीचे r क्यूब कर दिया, ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो dl भी वेक्टर है, r भी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका मतलब है या तो ये dl क्रॉस r का फॉर्म बन रहा है या r क्रॉस dl का फॉर्म बन रहा है। तो फॉर्म है dl क्रॉस r का, इसको वेक्टर में लिखेंगे तो dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। कोई भी कंडक्टर ले लो, सपोज ऐसे ले लेते हैं, ये कंडक्टर ऐसे, ये कंडक्टर है, ठीक है ना। आई कंसिडर दिस पॉइंट। अब r वेक्टर कैसा हो गया मेरे पास, पॉइंट ले लेते हैं, सपोज पहले तो करंट की डायरेक्शन मार्क करूं, ये I हो गया, तो dl की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, वो इस तरह से होगी। ये dl की डायरेक्शन मार्क करने के लिए एरो लगाया है, ये मैंने कंसिडर्ड पॉइंट ले लिया P, तो ये r वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये dl वेक्टर है आपके पास, इतनी लेंथ है dl वेक्टर की, ये एरो सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताने के लिए है, ठीक है। अगर मैं dl क्रॉस r करूं तो इस तरह से जाऊंगा dl क्रॉस r में, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपने देखा ये क्लॉकवाइज है, और आप प्रीवियस क्लासेस से जानते हो कि अगर दो वेक्टर्स हो और हम फर्स्ट वेक्टर से dl क्रॉस r में dl से r की तरफ का एंगल ट्रेस करते हैं और वो क्लॉकवाइज में आता है, तो जो इनकी प्रोडक्ट वेक्टर होता है वो प्लेन के इनवर्ड होता है, तो प्लेन के इनवर्ड हो गया। और यही हम यहाँ से भी कंक्लूड कर रहे हैं। हमने क्या लिया है, ये छोटा सा पोर्शन कंडक्टर का ले रखा है और इसको हम ऐसे होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिंगर्स इतने रीजन में जिधर भी होंगी, हमारा हाथ आप जितना बड़ा समझ लो, यहाँ से होल्ड करना चाहता हूँ ऐसे, तो क्या है सर्कल तो इसी तरह से बनना और इस रीजन में फील्ड इनवर्ड जाएगी, ठीक है ना। या आप इससे भी कह सकते हो ये क्लॉकवाइज आया तो ये इनवर्ड होगी, यानी कि दिस इज बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सारी चीजों के टर्म्स आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं। dl क्या है, अभी वेक्टर में नहीं स्केलर में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्केलर में तो ये लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी वजह से आप फील्ड निकाल रहे हो। इस dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है वही इसकी डायरेक्शन होती है।
आर क्या चीज है, स्केलर टर्म में बात कर रहे हैं पहले। तो आर क्या है, उस पॉइंट का इस एलिमेंट से सेपरेशन है जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो। आर वेक्टर क्या है, उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट है, तो वो आर वेक्टर है। थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी कि ये वाला एंगल थीटा है आपके पास, ठीक है। म्यू नॉट क्या है, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी आपको बता दी कितनी होती है। आई क्या है, जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है। इस फॉर्मूले से भी आपको ये सारी चीजें कंक्लूड दिख रही हैं कि क्या क्या चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है। डीवी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है आई पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डीवी का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डीएल के मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डीवी का मैग्नीट्यूड, इसमें इसे आर इंटू यूनिट वेक्टर आर लिखूं तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो डीवी का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और डीवी का अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिख करके स्केलर पे लिखो तो साइन थीटा पे डिपेंड करता है। वेक्टर में बताना चाहो तो आप कह सकते हो कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी वेक्टर लॉ को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी। तो आप कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या क्या चीजें आपकी कवर हो गई। एक डीएल के प्रोपोर्शनल वाला टर्म क्लियर हो गया, एक ये क्लियर हो गया, 2 पॉइंट्स एक साथ कवर हो गए आपके पास। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का है ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का है ही आपके पास। तो दिस इज बेसिकली बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ उसी तरह से हमारे लिए मैग्नेटिज्म में वर्क करेगा जैसे कूलम्स लॉ ने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये उसी तरह का रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। और फिर एक और टूल मिला था हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस थ्योरम, तो वैसा भी एक यहाँ पे आएगा रूल हमारे पास लेटर ऑन, हम उसे जानेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। अभी तो हम बायोट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। तो अब हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। पहली एप्लीकेशन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमारे पास स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज हम वायर बना लेते हैं, स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर हो गई। अज्यूम कर लेते हैं इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब एक पॉइंट ले लें जहां पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं। सपोज वो पॉइंट ये है, वायर से एट अ परपेंडिकुलर सेपरेशन स्मॉल ए, ये पॉइंट है जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट होगा। सिर्फ परपेंडिकुलर सेपरेशन ए से तो इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं होगी, तो हम 2 एंगल्स और यूज करेंगे इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए। लेकिन एक बार फिगर कंप्लीट करने के बाद मार्क करूंगा, बता दे रहा हूं आपको कौन सा। एक ही एंगल मार्क करूंगा वायर के इस एंड से पॉइंट पी की पोजीशन को बताने के लिए अल्फा, और एक इस एंड से बीटा, ये 2 एंगल मैं और मार्क करूंगा। अब मैं करंट एलिमेंट मार्क कर लूं, जो मुझे, जिसकी वजह से मैं बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्म लिखूंगा। तो चलिए करंट एलिमेंट भी मार्क करते हैं। ये मैं करंट एलिमेंट की तरह लूंगा। इसका मतलब है ये आर कहलाएगा और वेक्टर का साइन लगा दूंगा, तो इधर की डायरेक्शन पॉइंट की तरफ आर वेक्टर हो जाएगी। कुछ नेमिंग लेबलिंग कर लें और उसके बाद मार्किंग कर लें जो हमें मार्किंग करनी है। वायर का नाम मैंने लिख दिया, वाई वाई डैश वायर है, ठीक है। एलिमेंट का नाम लिख दिया मैंने एम एन, दिस इज द एलिमेंट। इस पॉइंट यहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया कंसर्न पॉइंट से, उसे ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लिया। ओरिजिन से एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए कितनी दूर है,
ये वाली लेंथ ले ली मैंने, जिसे मैंने L कह दिया। ये एलिमेंट O से कितनी दूर है, एलिमेंट की लेंथ बताने के लिए ये लेंथ ले ली मैंने dl। पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिर्फ r सेपरेशन से काम नहीं चलेगा, तो मुझे कुछ और भी डिफाइन करना होगा। तो ये एंगल मैंने डिफाइन कर दिया फाई पोजीशन के लिए। ये एलिमेंट छोटा है, इसके लिए ये वाला एंगल डी फाई कर दिया। और अब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, ये आपका पी पॉइंट है मान लीजिए। तो ये वाला एंगल बायोट-सावर्ट लॉ में जो थीटा यूज करते थे वो थीटा हो गया। ये हमने फिगर बना लिया। अब हम डिफाइन करते हैं पी की पोजीशन इन एंड और इन एंड से। तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज डीबी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिखी है हमने इस एलिमेंट की वजह से। अब हम जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी नीड टू कंसिडर द डायरेक्शन एज वेल। तो इस पॉइंट पे अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड आएगी इस तरफ के रीजन में। इसका मतलब इस कंडक्टर की वजह से जो फील्ड आनी है या किसी भी एलिमेंट की वजह से फील्ड आनी है, दैट विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक। अब फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड होगी तो सभी एलिमेंट्स की इनवर्ड डायरेक्टेड होगी, यानी कि वेक्टर सम करूं या स्केलर सम करूं मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किया जाए तो हमें रिजल्ट मिलेगा, पर एक इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, वेरिएबल ज्यादा है एक से। dl जिसके रिस्पेक्ट में करना है, l कहीं दिख नहीं रहा इस फॉर्मूले में हमारे पास, थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल। अगर मैंने ये एलिमेंट यहां ना लेकर के यहां लिया होता तो थीटा की वैल्यू कुछ और होती, यहां कुछ और है, यहां लूंगा कुछ और होगी, यहां लूंगा कुछ और होगी। तो थीटा इज ऑल्सो अ वेरिएबल एंड अगेन आर इज ऑल्सो अ वेरिएबल। आपने एलिमेंट यहां पे ले रखा है ये, तो आर आपने ये वाली लेंथ लिखी हुई है, आर वेक्टर किया होता तो एनपी वेक्टर या एमपी वेक्टर दोनों ही सेम ही वेक्टर कहलाएंगे, वो होता। अभी क्या है, अगर यहां ले लूं तो कुछ और हो जाएगा, यहां ले लूं तो कुछ और हो जाएगा, मतलब आर वेक्टर, आर वाला टर्म भी हमारे पास वेरिएबल है। ये इंटीग्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल ना आ जाए, ठीक है। तो हम कोई चीज दिख रही है, ए कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन तो पॉइंट पी का कांस्टेंट ही रहेगा। आप चाहे एलिमेंट ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तो ए कांस्टेंट है। तो हमने डिसाइड किया कि हम ए के टर्म में चीजों को लिखने की कोशिश करेंगे, और दूसरी चीज मैंने सिलेक्ट की वेरिएबल फाई। ए और फाई के टर्म में हम चीजों को लिखने की कोशिश करेंगे इसमें से। तो अब डीएल को डायरेक्ट तो लिख नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हम एल को ए और फाई के टर्म में लिखते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने OPM। इसमें अगर हम देखें तो फाई के ऑपोजिट वाला एंगल जो है वो L है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके पास बेस हो गया। तो tan फाई लिखें हम तो हमें मिल जाएगा L अपॉन A, tan फाई मिल जाएगा L अपॉन A। इसका मतलब है L मिल जाएगा A tan फाई। तो ट्राइंगल से हमने L की वैल्यू लिखी, L इक्वल्स टू A tan फाई। अब हमें एक्चुअल में L की नहीं DL की रिप्लेसमेंट करनी है, तो एक बार इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। L का डेरिवेटिव DL हो गया और A tan फाई का डेरिवेटिव हो गया A सेकेंड स्क्वायर फाई D फाई। ये L हमारे को फाई के टर्म में मिल गया। हम जब चाहेंगे इस DL को, DL मिल गया मतलब हमें DL को हम जब चाहें तब हटा सकते हैं। अब थीटा और फाई का रिलेशनशिप देखते हैं। अगर ये ट्राइंगल कंसिडर किया जाए तो ये इतना एंगल भी तो फाई कंसिडर होगा आपके पास,
क्योंकि फाई में डी फाई ऐड करोगे तो उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो फाई रहेगा। इसका मतलब है 90 प्लस फाई इज थीटा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस फाई। अगेन मुझे थीटा तो रिप्लेस नहीं करना है, साइन थीटा रिप्लेस करना है, तो साइन थीटा ही निकाल लेते हैं। वैसे आप थीटा भी यहाँ पे रख सकते हो, तो साइन पाई बाय 2 प्लस आएगा, मैं यहीं पे वो चीज निकाल लेता हूं ताकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकूं। यहां से मुझे मिलता है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 प्लस फाइव। ये लेफ्ट हैंड साइड तो मैं एज इट इज ही रहने देता हूं, साइन थीटा सॉरी, और ये साइन 90 प्लस फाइव कॉस फाइव हो गया, यानी कि साइन थीटा की रिप्लेसमेंट में भी। अब बचा है सिर्फ आर के लिए भी देखते हैं। अब अगर ये ट्राइंगल कंसीडर किया जाए, कौन सा वाला, एनओपी वाला, तो एनओपी वाले ट्राइंगल में, या एमओपी भी कह सकते हो, ये आर है, तो अगर एनपी आर है तो एमपी भी आर होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, एम और एन नियरली कॉन्साइडिंग पॉइंट्स हैं आपके पास। तो अगर हम देखें तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, आर हमारे पास 90 के ऑपोजिट आ रहा है, और ए हमारे पास बेस है और फाई ये है, यानी कि अगर हम cos फाई लिखें तो cos फाई को हम लिख सकते हैं a अपॉन आर। cos फाई कैन बी रिटन एज a अपॉन आर। यहां से अगर हम r को सब्जेक्ट बनाएं तो r कैन बी रिटन एज, ये cos फाई नीचे चला जाएगा तो 1 अपॉन cos फाई sec फाई होता है, तो इसे a sec फाई लिख दें। आर स्क्वायर की रिप्लेसमेंट करनी है तो चलो आर स्क्वायर ही ऑब्टेन कर लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाइव, ये हमारे पास आया। अब जिसके हमें इक्वेशंस की जरूरत है उनको कुछ नाम दे देते हैं। इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, इसमें तो सारी चीजों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डीएल जो सब्स्टिट्यूट करना है उस वाली इक्वेशन को नाम 2 दे दिया। फिर साइन थीटा की रिप्लेसमेंट करनी है कॉस फाई के रूप में, इसे 3 कह दिया। और फिर आर स्क्वायर की रिप्लेसमेंट करनी है, इसे 4 कह दिया। ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। वो आपको बता देगा आप मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या कर रहे हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अब मैं लिखता हूं डीबी की वैल्यू, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कर दिया। ये वो चीज है जिसकी मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर हटाना है, उनको छोड़ के बाकी चीजें मैंने एक साथ लिखी। अब डीएल की जगह क्या लिखना था मेरे को, डीएल की जगह लिखना था ए सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, तो लिखा ए सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। साइन थीटा की जगह क्या लिखना था, साइन थीटा की जगह कॉस फाइव, तो कॉस फाइव लिख दिया। अपॉन आर स्क्वायर की क्या जगह क्या लिखना था, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाइव। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dv इक्वल्स टू एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा और वो कांस्टेंट टर्म है, तो इन्हीं के साथ लिख लेते हैं उसे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। सेकेंड स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास कॉस फाइव डी फाइव। अब मुझे b निकालना है तो dv का इंटीग्रेशन कर दें। b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv,
मुझे मालूम है लेटर ऑन मैं ये करूंगा, तो चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। b इक्वल्स टू अब dB की वैल्यू रखूंगा तो dB में ये वाला टर्म तो कांस्टेंट ही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या, cos फाई डी फाई। अब फाई कहां से कहां चेंज हो रहा है, मैं क्या कर सकता था, ये एलिमेंट ना लेकर के यहां ले सकता था एलिमेंट, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट यहां था, फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे बढ़ते जाते फाइनल एलिमेंट यहां था। तो यहां से लेकर के यहां तक की फाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो अगर यहां पे प्रेजेंट होता तो क्या होता, फाई कौन सा एंगल आप देख रहे हो, ये डीएल और इसके बीच में, तो उस केस में क्या हो जाता, आपके पास जो फाई की वैल्यू आपकी चेंज कर रही है वो इस एंगल से लेकर के इस एंगल तक, लेकिन ये एंगल किस सेंस का है, दिस इज क्लॉकवाइज सेंस, एरो इसीलिए मार्क किए थे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव हो गया, माइनस बीटा से स्टार्ट करना है हमारे को और जाना है अल्फा तक, प्लस अल्फा तक। ये एंगल्स आ गए हमारे पास। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई हो गया। sin फाई में पहली वैल्यू रखी sin अल्फा, दूसरी वैल्यू रखी तो माइनस sin बीटा बन गया। sin अल्फा में से माइनस sin बीटा सब्ट्रैक्ट किया तो sin अल्फा प्लस बीटा हो गया, sin अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे को फाइनल रिजल्ट मिल गया इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। तो बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद से हमने एक स्ट्रेट वायर, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, सॉरी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक। तो ये हमारे को फाइनल रिजल्ट मिला इसका। अब हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे, तो मैं फिगर रहने देता हूं, फाइनल रिजल्ट रहने देता हूं, बाकी चीजें रब कर लेता हूं और स्पेशल केसेस के लिए देखते हैं कि कैसे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। अब हम कहते हैं पहला स्पेशल केस है हमारे पास, फॉर लॉन्ग वायर। मतलब हो गया जिसकी लेंथ इनफाइनाइट आप ट्रीट कर सको, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। कैसे इनफाइनाइट लेंथ की लेनी है वो समझिए। ये वाला एंड इन्फिनिटी तक ले जाओ, ये वाला भी एंड नीचे तक बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो ये इनफाइनाइट लेंथ की होगी, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ की वायर की बात कर रहे हैं या लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं। आप देखो हमारे फॉर्मूले में अगर ये वायर की लेंथ चेंज होती है तो म्यू नॉट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, आई पे कोई इफेक्ट नहीं आता, 4 पाई पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ए पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता। अब वायर आपने कितनी बनाई उससे इसको सेपरेशन को थोड़ी कुछ लेना देना है, म्यू नॉट वैसे ही कांस्टेंट है, करंट तो जो वायर में आई फ्लो करा रहे हो वो करा रहे हो, और तो इतनी चीज तो आपके पास बदलेगी नहीं, यानी कि आपके बदलेंगे एंगल्स अल्फा और बीटा। तो हम देखते हैं अल्फा पे क्या होगा। पहले हम देखते हैं थोड़ा सा अगर इसको ऊपर ले जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड देखना है आपको, सिर्फ आप थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे तो ये जो ऐसे था ये थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, यानी कि अल्फा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसको नीचे ले जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, बीटा भी बड़ा होने लगेगा। ऐसे आप बड़ा करते जाओगे और ये वायर इंफिनिटी पे चली गई तो क्या होगा,
ये वेक्टर जो ऐसे, ये लाइन जो ऐसे बनी हुई थी वो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस होती हैं जो इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। अगर यहाँ से ये लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको, इस वायर को इन्फिनिटी पे मीट करना है तो ये उसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल हो गई तो आपके पास अल्फा हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी अगर इन्फिनिटी पे मीट करना है इस लाइन को, इसको तो इसको ऐसे होना पड़ेगा, तो ये भी 90 डिग्री। तो अगर फॉर इनफाइनाइट वायर है आपके पास, तब क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये हो गया। हेंस b कितना हो जाएगा, b इक्वल्स टू साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2, 2 आएगा, 2 से 4 को कैंसिल करें, 2 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर का आ गया। इसी तरह केस देखा हमने फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर क्या है, इसको समझिए। इसका मीनिंग क्या है कि P पॉइंट वायर के एक एंड के ऑपोजिट में होगा, चाहे इसके ऑपोजिट में हो जाए चाहे इसके ऑपोजिट में हो जाए, और दूसरा एंड जो है वायर का वो इन्फिनिटी तक होगा। मतलब अगर हम कंसिडर करें तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आप ऐसे कंसिडर करो, ये तो जा रही है टू इन्फिनिटी ये वाला एंड, और आपका कंसर्न पॉइंट P जो है वो यहां पे प्रेजेंट है, दिस इज P। परपेंडिकुलर सेपरेशन वायर से अभी भी A है, वायर में फ्लो करने वाला करंट अभी भी I है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर हुई। अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर हुई तो अगेन इन टर्म्स के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। अब देखें अल्फा कितना हो गया, यहां से जो लाइन बनानी है उसको इस वायर को इन्फिनिटी पे मीट करना है, तो पहले की तरह ऐसे जाएगी, यानी कि अल्फा 90 डिग्री हो गया। और बीटा कितना हो गया, इसी लाइन के साथ एंगल ले रहे थे, अब यही लाइन आपके पास ये वाली लाइन का रोल प्ले करेगी, तो इसका मतलब है कि बीटा आपके पास 0 हो गया। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी कि साइन पाई बाय 2 प्लस साइन 0 0 हो गया। तो आपको b की वैल्यू मिली b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। पहले से आधा ही रिजल्ट मिला है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला कि भाई आधे रिजल्ट का मतलब क्या है। तो देखो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको कि वायर का हर सेगमेंट जो है, इस वायर का कोई भी पार्ट ले लो, चाहे एलिमेंट ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, सभी की फील्ड इनवर्ड है। आपने पहले दोनों तरफ से इन्फिनिटी पे थी, आपने आधी वायर हटा दी। आधी वायर हटाने का मतलब है आधी फील्ड भी हटा दी। कहा था ना भाई dB प्रोपोर्शनल टू dl होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोल रहे थे प्रोपोर्शनल है। आधी वायर हटाई और सभी की डायरेक्शन सेम थी, तो क्या हुआ, फील्ड भी आधी हट गई, आधी ही रह गई आपके पास। ये आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट है। इसी तरह और केसेस भी बना सकते हो, जैसे मैं कह दूं वायर की लेंथ दे दूं आपको, और वायर की लेंथ 10a है, ये वाला a 10a है, और पॉइंट P जो है वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वायर से a सेपरेशन पे लाई करता है। तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, 10a लेंथ थी, 5a इधर हो गई, 5a इधर हो गई, आपके पास ये लेंथ a हो गई। अब यहाँ पे फील्ड निकालनी है तो कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बना, आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5a पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a पता है, ये आप निकाल लोगे। ये लेंथ हो जाएगी 5a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस सॉरी इसका होल रूट, यानी कि 25a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट दैट इज 26, a स्क्वायर का रूट दैट इज a अंडर रूट 26। जैसे ही हाइपोटेन्यूज मिल गया आपको, तो आप साइन अल्फा निकाल सकते हो। साइन अल्फा हो जाएगा दिस लेंथ दैट इज 5a अपॉन a रूट 26, a कैंसिल हो जाएगा 5 बाय रूट 26, साइन अल्फा की जगह इतनी आ गई, साइन बीटा भी इतना ही है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ऐसे अलग अलग केसेस आप बना सकते हो, जो भी है। ये दो मेजर केसेस थे, और एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा आपको, ठीक है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ वो समझिए। जैसे कहा गया एक लॉन्ग वायर है, स्ट्रेट वायर, उसको उसके सेंटर O पे राइट एंगल पे बेंड कर दिया गया।
ये अब राइट एंगल पे बेंड होने के बाद ये इस तरह से शेप होगा। कह रहा है P एक पॉइंट है जो O से D डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। आप बताओ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर कितना होगा। I करंट आपको दिया गया है फ्लो करना। देखो इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आप दो अलग अलग वायर्स के लिए फील्ड निकालने की बात करो। एक वायर ये ले लो, एक वायर ये ले लो। सपोज आई एम टेकिंग दिस एज फर्स्ट वायर एंड आई विल टेक दिस एज सेकेंड वायर। तो पहले मैं पहली वायर के लिए कंसिडरेशन करता हूं। ये ऐसे जो डॉटेड लाइन बनी है इसका मतलब ये इंफिनिटी तक जा रही है और बोला भी गया था लॉन्ग वायर है हमारे को। गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर ये थोड़ा सा वायर को ऐसे मैं ऐसे प्रोड्यूस करूं तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। यही मैंने ऐसे प्रोड्यूस कर दिया यहां तक, ये लेंथ, और ये ऐसे कर दिया। ये वाली लेंथ आपको डी दी गई थी। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो देखो जो हमारा फॉर्मूला था वो बेसिक फॉर्मूला जो था वो था B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। हम एक एक टर्म को सोचते हैं। म्यू नॉट आई भी था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है हमारे पास, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब आ जाता है ए क्या चीज थी। तो अगर आप याद करो तो वायर से परपेंडिकुलर सेपरेशन, अगर वायर ये है तो परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाला लिया जाएगा, भले ही आपको वायर एक्सटेंड करनी पड़ी हो। तो दिस इज परपेंडिकुलर सेपरेशन, यानी कि ए की रोल ये वाली लेंथ प्ले कर रही है। अभी A1 कह देता हूं फॉर द फर्स्ट वायर, जो कि आ गई आपके पास d/√2 इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालिए। मतलब A को तो मेरे को हटा देना है d/√2 से। अब दूसरा याद करो अल्फा क्या था। तो अल्फा के लिए आपने क्या किया था, अगर ये वायर थी आपके पास और ये वाला आपका परपेंडिकुलर था वायर के, तो इस परपेंडिकुलर से आपने वायर के एक एंड को ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर से गए इस तरह से। ये एक एंगल हो गया अल्फा और बीटा में से अल्फा, और दूसरा भी क्या हुआ, इसी परपेंडिकुलर से दूसरी तरफ का एंगल बीटा। तो अब परपेंडिकुलर तो ये हो गया, यहां से मुझे इस वाले एंड को ज्वाइन करना होगा, तो इन्फिनिटी पे मीट करना है तो 90 डिग्री हो गया। अल्फा तो मेरे पास 90 डिग्री हो गया। अब बीटा की बात करते हैं। इसी जगह से P पॉइंट से मैंने दूसरे एंड को ज्वाइन किया, तो ये एंगल 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री तो आ गया, लेकिन ये 45 डिग्री माइनस में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि इस लाइन के लिए जो आपने डेरिवेशन की थी तो अल्फा और बीटा ऑपोजिट साइड पे थे। अभी अल्फा और बीटा, अल्फा के लिए आपने इस तरह से लाइन बनाई होगी, इसके पैरेलल वो इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएगी। तो ये वाला एंगल आपके लिए अल्फा था, ठीक है, वो आप इस तरह से गए एंटी क्लॉकवाइज। और बीटा भी क्या हुआ, दूसरे एंड को ज्वाइन कर रहे हो ये, तो बीटा के लिए भी आप ऐसे गए। मैग्नीट्यूड बीटा का 45 डिग्री है, लेकिन सेम सेंस का है, तो अब यहां माइनस में सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि पहले आपका अलग होता था। तो इसका मतलब है जो आप B1 निकालोगे पहली, म्यू नॉट आई एज इट इज रहा आपके पास, म्यू नॉट आई, 4 पाई एज इट इज रहा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये एज इट इज। ए की जगह आपको लेना है d/√2, तो ये लिया मैंने d/√2, ठीक है। साइन अल्फा वो हो गया साइन 90 डिग्री, माइनस क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है बीटा नेगेटिव और साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस कर लिया, साइन 45
साइन 45 1/√2, इसको भी साइन, एक बार साइन 45 भी लिख देता हूं, साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका B1 निकला। अभी डायरेक्शन की बात कर लेता हूं किधर होगी। ये B1 कंक्लूड हुआ। आपको जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा इस जगह पे कि आपके पास एक और तरीका था, कुछ समझदारी कर सकता था। वो क्या कहता कि मैं वायर यहां से यहां तक लूंगा, इतनी बड़ी वायर इन्फिनिटी से लेकर यहां तक सेमी इनफाइनाइट हो जाएगी। कहता सेमी इनफाइनाइट की वजह से यहां पे फील्ड निकाल दूंगा, वेरी करेक्ट। फिर बोला कि वायर सिर्फ इतनी लूंगा, उसकी भी फील्ड यहां पे निकाल दूंगा फॉर्मूले में, क्योंकि जब सेमी इनफाइनाइट वायर ली यहां तक की तो ये वायर तो थी नहीं, तो इतने पोर्शन की फील्ड माइनस कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, आप इसी रिजल्ट पे आओगे। सेमी इनफाइनाइट निकालने के बाद जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप इसी रिजल्ट पे आओगे। अब फील्ड की बात करते हैं, तो ऐसे होल्ड कर लो, इधर फील्ड इनवर्ड है, ये फील्ड इनवर्ड है, दिस फील्ड इज इनवर्ड। मैं यहीं पे एक बार मैनेज करके लिख देता हूं इसे, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, और ये फील्ड मुझे मिली है इनवर्ड। इनवर्ड को इस तरह के सिंबल से डिनोट करेंगे। ये B1 मिल गया मेरे को। अब हम इसी तरह से B2 निकालेंगे सेम तरीके से। उसके लिए भी एक बार फिगर बना दे रहा हूं मैं। ये आपकी कंसिडर्ड वायर होगी इस तरह से, सेकेंड वायर। ये फर्स्ट वायर थी, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वायर हो गया। इस वायर को भी पहले की तरह एक्सटेंड कर लो ताकि परपेंडिकुलर पॉइंट P से ड्रॉप करना आसान हो आपके पास। ये आपका कंसिडर्ड पॉइंट P हो गया। ठीक है, फिगर की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये एंगल 45 डिग्री है, ये लेंथ D है, तो ये लेंथ फिर से D/√2 आ गई, जो A का रूल प्ले करेगी। अगेन यहां से इसको इंफिनिटी पे मीट करने के लिए करोगे, पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर के साथ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा पहले की तरह 90 डिग्री हो गया। बीटा की बात करते हैं, वो भी आप देख रहे हो सेम साइड पे आ गया। इसी साइड पे जो है इस परपेंडिकुलर के ये वाला एंगल है जिसे बीटा कह रहे हो, और इसी साइड पे वो 90 डिग्री वाला है, तो ये माइनस में सब्स्टिट्यूट होगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री मार्क्ड है, तो इसकी वैल्यू भी, स्ट्रेंथ तो B2 की इतनी हो गई। B2 भी हमारे पास सेम स्ट्रेंथ का आ गया, μ0 I अपॉन 4 पाई D/√2 साइन 90 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। डायरेक्शन चेक कर लें, नीचे की तरफ है, आप इसी वायर को लेकर के चेक कर लो। यहां से यहां तक के लिए ऐसे करोगे तो फील्ड इनवर्ड जा रही है, तो फील्ड इनवर्ड जा रही है, तो इसके लिए डायरेक्शन भी इनवर्ड हो गई। नेट फील्ड निकालनी है, दोनों का वेक्टर सम कर लो, दोनों की वैल्यू इक्वल है, किसी की भी एक की वैल्यू डबल कर लो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई वायर है आपके पास, मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है, और आपका कंसर्न पॉइंट जो है इसी वायर के लेंथ के अलोंग आ जाता है, यानी कि मान लीजिए P पॉइंट यहां पे आ गया, यहां पे फील्ड निकालनी है। अब आप सोचोगे यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और जैसे ही लिखोगे कहोगे परपेंडिकुलर सेपरेशन जो है वो 0 हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, इनफाइनाइट हो गई फील्ड। ऐसा नहीं करना है, बायोट-सावर्ट लॉ से चलना। वेक्टर फॉर्म में बायोट-सावर्ट लॉ लिख लो, dB वेक्टर इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³ था। ठीक है, dl वेक्टर और r वेक्टर एलिमेंट लो यहां पे,
ये कर्व फिगर बनाया था, ये बनाया था, ये एलिमेंट लिया मैंने, दिस इज द एलिमेंट। अब यहां से इस पी पॉइंट की पोजीशन ड्रॉ करने के लिए वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये लाइन ड्रॉ हुई, ये एरो बन गया, ये आर वेक्टर हो गया आपका। यहां से यहां तक का कह लो या यहां से यहां तक या सेंटर से ले लो, ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, इसका मतलब आर क्यूब 0 नहीं है, डिनोमिनेटर इज नॉट 0, दिस आर वेक्टर इज ऑल्सो नॉट 0, डीएल वेक्टर इज ऑल्सो नॉट 0। लेकिन आप अगर देखो तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है तो डीएल वेक्टर ये हो गया आपके पास इस डायरेक्शन का, और आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन का है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और यहां पे जब आप लिखोगे डीएल आर साइन थीटा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो वो साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होगा तो फील्ड 0 हो जाएगी। एक एलिमेंट की फील्ड 0 तो सभी की 0, आपके सारे एलिमेंट्स की फील्ड, यहां से लेकर के यहां तक की वायर है आपकी, दिस इज द वायर लेंथ, तो यहां से यहां तक की सारी वायर लेंथ के लिए आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हर एलिमेंट के लिए आपको 0 फील्ड मिल रही है, उनका समेशन भी 0 हो जाएगा। मान लो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है या पी पॉइंट में नीचे ले गया होता, करंट ही ऑपोजिट कर दो तो क्या होता, 180 डिग्री का एंगल हो जाता, साइन 180 भी 0 होता। इसका मतलब कंडक्टर की लाइन पे ही अगर पॉइंट लाई करेगा तो वहां पे फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, ना कि इनफिनाइट होगी।